आज हम लोग पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी में, जो कि तरंग प्रकाशिकी में आज का कंसेप्ट का ये लास्ट क्लास होना चाहिए, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में व्यतिकरण वगैरह के बारे में पढ़ा था। व्यतिकरण, उसका विवर्तन। आज हम लोग ध्रुवन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रकाश का तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है। तुमको जो भी ऐप पर जो तुमको ब्राइटल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोई भी जो है तुमको वीडियो जितने भी हैं सबको ऐप पर तुम देख सकते हो। हिंदी इंग्लिश मीडियम में तुमको नोट्स भी उस पर मिल जाएंगे। और इंजीनियरिंग मेडिकल इन सबों की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी ऐप पर ब्राइटल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क भी कर सकते हो। और डाउट के लिए भी तुम संपर्क हमसे कर सकते हो। जो भी डाउट है, जो भी कोई पोर्शन नहीं बन रहा, कोई प्रॉब्लम पूछना हो तो उसके लिए संपर्क कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है ध्रुवन। पहले ध्रुवन को पहले समझने की कोशिश करते हैं, तब फिर प्रकाश का ध्रुवन के बारे में समझेंगे। ध्रुवन, पोलराइजेशन, ये क्या शब्द है? तो पोलराइजेशन का ये होता है कि ध्रुवन एक ऐसा गुण है तरंग का जो कि सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग प्रस्तुत करती है, अनुदैर्घ्य तरंग नहीं करती है। ये जैसे विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन या व्यतिकरण दोनों प्रकार की तरंगें करती है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की तरंगें क्या करती है? ये सब गुण दर्शाती है। लेकिन ध्रुवन का गुण सिर्फ कौन सा दिखाता है? अनुप्रस्थ तरंग दिखाती है। तो जो लिख देते हैं ध्रुवन का, लिखते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में कण के गमन की दिशा, कण के गमन की दिशा तरंग के गमन की दिशा के, तरंग की गमन की दिशा के लंबवत होती है, दिशा के लंबवत होती है, लंबवत होती है। कण के गमन की दिशा के ये क्या होती है? लंबवत होती है। तो ये इसको तुमको लंबवत होती है अनुप्रस्थ तरंग में। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग यदि x अक्ष के अनुदिश गतिशील हो, यदि x अक्ष के अनुदिश गतिशील हो, अनुदिश गतिशील हो, तो कण yz तल में, yz तल में गति कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, चूंकि तरंग अनुप्रस्थ है, चूंकि तरंग अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ में लंबवत होना चाहिए, तो वायज तल में अनुप्रस्थ है। लेकिन जब कण की गति को, कण की गति को प्रतिबंधित कर एक निश्चित दिशा में ही, एक निश्चित दिशा में ही, एक निश्चित दिशा माना y अक्ष के अनुदिश, माना y अक्ष के अनुदिश, अनुदिश गति की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, तो यह तरंग ध्रुवित तरंग है। यह तरंग ध्रुवित तरंग है, ध्रुवित तरंग है। चूंकि कण y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश गति करते हैं, इसलिए इसे रेखीय ध्रुवित या XY तल में स्थित रहने के कारण इसे समतल ध्रुवित तरंग कहते हैं। इसे समतल ध्रुवित तरंग कहते हैं।
जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे है, उदाहरण तुमको ले लें, रस्सी एक्स अक्ष के अनुदिश हो एवं इसके कण y अक्ष के अनुदिश गतिशील हो, y अक्ष के अनुदिश गतिशील हो, z अक्ष के अनुसार अनुदिश नहीं है, गतिशील हो, तो इसका समीकरण हो जाएगा y x t बराबर a sin kx माइनस ओमेगा टी, जैसा कि हम पहले से भी जानते हैं kx प्लस ओमेगा टी माइनस x, ये सब होता है। या y अक्ष के अनुदिश रेखीय ध्रुवित या एक्स वाई तल में समतल ध्रुवित तरंग है, जो रश्मि उत्पन्न हुआ है तरंग है। अब हम लोग प्रकाश का ध्रुवन से इसको तुलना करते हैं। अब जो हम लोग ध्रुवन के बारे में समझे, जैसे इसको चित्र बना लें, तो जैसे कि ये तुमको रस्सी इधर एक्स तल में है, एक्स अक्ष के अनुदिश है, इधर ये बांध दिए, और इसका कण अगर इस ढंग से गतिशील है, ये तुमको y है, तुमको ये y अक्ष में है, ये अक्ष हुआ, ये y अक्ष में है, और z अक्ष में नहीं जा रहा है, ये z अक्ष में नहीं जा रहा है, तो ये क्या हुआ, इस दिशा में ये क्या कहलाएगा, ये सिर्फ x y अक्ष में रेखीय ध्रुवित हो गया, ये रेखीय ध्रुवित, या x y तल में है तो समतल ध्रुवित, इसको कहते हैं हम लोग, इस तरह को कह सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं प्रकाश भी क्या है तुमको। अब हम लोग प्रकाश के ध्रुवन के बारे में देखते हैं। जो ध्रुवन हुआ कि अगर एक तरफ प्रतिबंधित कर दी, उधर जाने की स्वतंत्रता ही नहीं है, आप एक ही तरफ जा सकते हैं, इधर एक प्रतिबंध लगा दिया कि आप सब तरफ नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह का चीज को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह का तरंग को कहेंगे तरंग क्या होगा, ध्रुवित हो जाए। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का ध्रुवन देखते हैं। प्रकाश भी एक क्या है, प्रकाश भी एक तुमको अनुप्रस्थ तरंग है, जिसमें कि तरंग की जो प्रकाश तरंग की गति की दिशा होती है, वह जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। तो हम लोग उसके एक ही अवयव से हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग अगर विद्युत क्षेत्र से भी बात करें तो विद्युत क्षेत्र क्या होगी, लंबवत होगी। तो अगर विद्युत क्षेत्र y z तल में कहीं भी हो सकता है, अगर x अक्ष में प्रकाश जा रहा हो, लेकिन अगर उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए कि विद्युत क्षेत्र अगर किसी एक दिशा में ही जाए y दिशा में ही जाए, एक पर्टिकुलर दिशा में, तो इस प्रकार से क्या होगा, प्रकाश ध्रुवित हो जाएगा। तो प्रकाश को भी हम क्या कर सकते हैं, ध्रुवित कर सकते हैं। तो प्रकाश का ध्रुवन, अब प्रकाश के ध्रुवन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश का ध्रुवन है, तो प्रकाश का ध्रुवन प्रकाश लंबवत विद्युतीय क्षेत्र के कारण, लंबवत विद्युतीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। जब विद्युतीय क्षेत्र को प्रतिबंधित कर एक ही रेखा के अनुदिश क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं, परिवर्तन की
परिवर्तन किया जाए तो उत्पन्न प्रकाश ध्रुवित हो जाएगी। उत्पन्न प्रकाश ध्रुवित हो जाती है। जैसा कि उसमें देखिए एक ही वाइट संदेश दिए तो एक्स अक्ष में क्या होगा, ये प्रकाश जाएगा जो कि ध्रुवित हो जाएगा। तो इसे प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। अगर इसे प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। अब बात है प्रतिबंधित कीजिएगा कैसे कि जो अणु जो है एक ही तरफ गतिशील करे। तो इसके लिए एक अलग तरह का प्रकाश को ध्रुवित करना है, तो उसके लिए विद्युतीय क्षेत्र को प्रतिबंधित करना होगा। तो अगर कोई ऐसा सीट बना हुआ हो या क्रिस्टल बना हुआ हो जिसमें कि अणु एक दिशा में क्या हो, एक दिशा में कतारबद्ध हो, जिससे कि एक विशेष प्रकार के जैसे कि निकोल प्रिज्म, टूरमेली क्रिस्टल या प्लास्टिक के बने ध्रुवक में अणु एक पंक्तिबद्ध होते हैं जिससे प्रकाश जो एक विशेष दिशा में गतिशील हो, एक विशेष दिशा में गतिशील हो, वही इससे पास कर पाते हैं, इससे गुजर पाते हैं, जिससे प्रकाश ध्रुवित हो जाता है। और इस तरह का चीज को हम क्या कहते हैं, इसको ध्रुवक कहेंगे। और इस तरह का क्रिस्टल जिसमें कि तुमको एक ही पंक्तिबद्ध है, इसे हम लोग ऐसे पदार्थ ध्रुवक कहलाते हैं। पोलराइजर, जैसे पदार्थ जिससे कि गुजरने के बाद प्रकाश ध्रुवित हो जाए उसे हम लोग ध्रुवक कहते हैं। ऐसे पदार्थ ध्रुवक पोलराइजर कहलाते हैं। जैसा कि नाम ऊपर लिखे। और जैसे कि तुमको ये सा लगा हुआ था, जैसे कि जहां पे धूप का चश्मा में जैसे कि अगर लाइट को कम करना है, धूप का चश्मा, तुमको कह सकते हो खिड़की का कांच या 3D चलचित्र कैमरा इत्यादि में प्रकाश की तीव्रता कम करने के लिए, यानी प्रकाश की तीव्रता कम करने के लिए ध्रुवक का प्रयोग होता है। तो ये ध्रुवक का प्रयोग इसमें होता है। अब है तुमको इसके बाद जो तुमको है अगला है टॉपिक तुम्हारा ध्रुवक का प्रयोग इसमें होगा। तो अब है तुमको जैसे कि हम लोग एक नियम देखेंगे जिसको हम लोग मेलस का नियम कहते हैं। और मेलस का नियम क्या कहता है, ध्रुवित प्रकाश को अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर तुमको दो ध्रुवक से गुजारा जाए, एक ध्रुवक और दो से गुजरने के बाद प्रकाश ध्रुवित हो गया, और ध्रुवन के बाद उसको अगर एक दूसरा ध्रुवक से गुजारा जाए, जो कि दोनों के अक्ष अगर थीटा कोण बनाते हैं, तो दूसरे ध्रुवक से गुजरने के बाद जो प्रकाश की तीव्रता है वह तुमको और घट जाती है। और यह दोनों के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। प्रकाश की तीव्रता होती है वह इसके कोण पर भी निर्भर करते हैं, जिसको मेलस ने सबसे पहले दिया, जिसको हम लोग मेलस के नियम से जानते हैं। तो मेलस का कहना था कि जब दो ध्रुवक के बीच का कोण, दो ध्रुवक के अक्ष अगर थीटा कोण से झुके हुए हैं और पहले ध्रुवक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 हो, तो दूसरे ध्रुवक से जो प्रकाश की तीव्रता निकलेगी वो I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा होगा। इसे हम लोग कहते हैं मेलस का नियम के नाम से जानते हैं। मेलस का नियम
मेलस लॉ। जब दो ध्रुवक के अक्ष थीटा कोण से झुके हों, थीटा कोण से झुके हों, तो प्रथम ध्रुवक से गुजरने वाले प्रकाश की तीव्रता यदि I 0 हो तो दूसरे ध्रुवक से गुजरने वाले प्रकाश की तीव्रता I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा होती है। इसे मेलस का नियम कहते हैं, इसे मेलस का नियम कहते हैं। इसको चित्र से देख लेते हैं। जैसे कि एक ध्रुवक है, जैसे तुमको ये अध्रुवित प्रकाश आया, अध्रुवित प्रकाश है, वो ध्रुवित प्रकाश है, तुमको ये इसमें तुमको इस ढंग का डबल एरो भी रहेगा और इसके लंबवत अवयव को दिखाने के लिए इसको डॉट में दिखा दीजिए। और इसको जब ध्रुवक से आया तो ध्रुवक से पहले गुजारा गया, पहला ध्रुवक से, तो मान लेते हैं इसका सिर्फ ये वाला अवयव बचा, लंबवत वाला अवयव समाप्त हो गया, ये अवयव बचा से ये ध्रुवित हो गया, ये ध्रुवित प्रकाश, ये ध्रुवित प्रकाश, तो ध्रुवित प्रकाश हो गया तुमको। अब इसका जो ध्रुवक जो गुजारा गया, ध्रुवक का अक्ष अगर तुमको ये ध्रुवक जो गुजारा गया, ध्रुवक का अक्ष अगर इस ढंग से है, ध्रुवक का अक्ष अगर इस ढंग से है, ये ध्रुवक हो गया, ध्रुवक ये अक्ष हो गया इसका ध्रुवक से गुजारा। इसका जो तुमको इसका तीव्रता जो पहला ध्रुवक से गुजरने पर इसकी तीव्रता हो गई I 0, ये ध्रुवित प्रकाश, इसकी तीव्रता हो गई, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता बराबर I 0। अब इसको दूसरा ध्रुवक लेते हैं। यहाँ पर दूसरा ध्रुवक तुमको इसके अक्ष से कुछ कोण से झुका हुआ है, इसे मान लेते हैं ये ध्रुवक है, या इसके अक्ष से कुछ कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है। पहले जैसे अक्ष ऐसे था, ये थीटा कोण बना रहा है। इससे जो ध्रुवित प्रकाश निकलेगा, ध्रुवित प्रकाश की जो तीव्रता होगी, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I बराबर हो जाएगा, इससे जो निकलेगा I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, यही तुम्हारा होगा इसका। तो इससे ध्रुवित प्रकाश जो इससे निकले, चूंकि यह थीटा कोण पे झुक रहा है, तो जो अवयव इसका से अगर E है तो इसका E cos थीटा ही बचेगा, और जाहिर है कि तीव्रता आयाम के क्या होगी, वर्ग के समानुपाती है। तो जब E cos थीटा बचेगा तो उसके वर्ग का करेंगे तो E स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा तुमको इसकी तीव्रता हो जाएगी। अब तुमको ये माइनस का नियम होगा, इस पर एक दिया हुआ है तुमको उदाहरण है 10.8 नंबर, 10.8 नंबर उदाहरण है। माइनस का नियम में कहा गया है, माइनस के प्रयोग पर आधारित है कि दो ध्रुवक एक दूसरे से लंबवत है, दो ध्रुवक के अक्ष एक दूसरे से लंबवत है, और एक तीसरा ध्रुवक को उसके बीच में घुमाया जा रहा है, तो उसकी जो तीव्रता है किस प्रकार से बदलेगी। जब थीटा कोण पर मानते रहे तो उसका जो पहला ध्रुवक से जो अगर प्रकाश की तीव्रता I0 निकल रही है, और दूसरा ध्रुवक उसके जो है तुमको लंबवत है, और तीसरा ध्रुवक को उसके बीच में अगर थीटा कोण से मतलब घुमाया जाए भिन्न भिन्न कोण से, तो तीसरे ध्रुवक से जो वो गुजरने वाला होगा वह उसकी तीव्रता क्या होगी। जो मेलस के नियम पर आधारित है तुम्हारा ये उदाहरण एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी उदाहरण 10.8 है। मान लेते हैं कि एक ध्रुवक का अक्ष है, एक ध्रुवक का अक्ष है तुमको ये P1 इसको कहते हैं, एक ध्रुवक का अक्ष है इसके, इसका नाम हो गया P1। चलिए एक ध्रुवक का अक्ष इसके ठीक लंबवत है इस ढंग से, दूसरा ध्रुवक का अक्ष हो गया इसके लंबवत हो गया, ये तुमको ऐसे अक्ष हो गया, ये दोनों के बीच का कोण क्या होगा तुमको 90 डिग्री लंबवत है, क्रॉस इसको कहते हैं, इसको इसी पहले तक क्रॉस लंबवत है, लंबवत अक्ष हो गया दोनों का, ये भी ध्रुवक हो गया P2 इसका नाम कर दिया। ये तीसरा ध्रुवक को इसको यहां पर घुमाया जा रहा है, इससे निकलने वाली तीव्रता है तीव्रता I0 है,
और एक तीसरा ध्रुवक यहाँ पर P3 घुमाया जा रहा है, जिसका अक्ष इससे मान लेते हैं कि थीटा कोण पर है। ये अक्ष इसका तीसरा ध्रुवक होगा तुमको, तीसरा ध्रुवक इस ढंग से है, तो इसका अक्ष इससे कितना कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है। तो इससे तीव्रता कितनी निकलेगी, अभी जो हमने मैलेस का नियम में पढ़ा, इससे जो तीव्रता निकलेगी, तो तीव्रता बराबर, तीव्रता क्या हो जाएगा इसमें चित्र में देखें, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अगर जो तुमको यहाँ पे थीटा कोण बना रहा है, इसकी तीव्रता हो गई कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो, इससे जब निकलेगा ये तीव्रता किस पर पड़ेगा, ये तीसरा ध्रुवक पर पड़ेगा, P2 पर पड़ेगा। ये P1 था, ये P3 हो गया बीच में, अगर इसको मान लें, ये P1 से जो निकला आई नॉट निकला, तो दूसरा इससे कितना बना रहा है कोण, दूसरा ध्रुवक का अक्ष बना रहा है थीटा कोण, तो आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों देखो, ये घुमा रहे हैं, कभी अगर एंगल थीटा हो गया, अब इन दोनों के अक्ष के बीच में कितना कोण है, इसके बीच में अगर ये दोनों में 90 डिग्री कोण बना हुआ है, तो इससे अगर थीटा कोण बना, इससे कितना कोण बना है, 90 माइनस थीटा कोण बन रहा है। तो इसका जो अवयव होगा, इससे जो तीव्रता निकलेगा, आई डैश बराबर आई इंटू, जो कि आई नॉट नहीं बोल रहे हैं, आई इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, एक्चुअली कोण कितना बना हुआ है 90 डिग्री, तो आई डैश बराबर, आई का मान तो खुद है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये क्या होगा तुमको, ये आई नॉट कॉस यहां से रख दिया, और ये क्या होगा तुमको साइन स्क्वायर थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये तुमको तीव्रता निकलेगा। और ये सबसे अधिकतम कब होगा, अधिकतम थीटा होता है जबकि इसका मान क्या होगा तुमको, ये तुमको साइन 2 थीटा के रूप में ले आओ, आई बराबर आई नॉट साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 4, ऐसा लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा बाय 4। तो ये साइन 2 थीटा का मान मैक्सिमम जबकि ये 45 डिग्री, थीटा बराबर पाई बाय 4 पर अधिकतम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता। तो ये अधिकतम तीव्रता की, जैसे इसका कोण जब घुमाते जाओ, इसमें सबसे अधिक तीव्रता तब दिखेगी जब ये जो तुमको अक्ष घूम करके इसको घुमाया जा रहा है, इसी को खाली क्या कहा जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो इसका कोण जब 45 डिग्री, तो उसमें तीव्रता सबसे अधिक होगी, और जैसे जैसे कोण होगा थीटा के आधार पर, ये क्या हो जाएगा, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के आधार पर इसे तीव्रता उधर दिखाई पड़ेगी। ये तुम्हारा था जो एनसीईआरटी का उदाहरण 10.8 नंबर था तुम्हारा। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रकीर्णन के द्वारा भी, जो प्रकाश का प्रकीर्णन, जो दो उनको सुने होंगे कि जो धूल कण होते हैं, या तुमको कोई छोटे आकार के कण, जिसका जो आकार का हम लोग कंपेरिजन अगर तरंगदैर्घ्य से कर सकते हैं, तो उससे जब टकराता है प्रकाश, तो वह प्रकाश प्रकीर्णित हो जाती है, जिसके कारण कि हम लोग आकाश के प्रकीर्णन का जो है तुमको किरण प्रकाश की हम लोग देखे थे, तो इसके कारण होती है तुमको आकाश जो है का नीला दिखाई पड़ना, आकाश का नीला दिखाई पड़ना, जो कि क्या होता है, प्रकाश जो धूल कण होते हैं उससे प्रकाश प्रकीर्णित होता है, उसके कारण क्या होते हैं तुमको नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे कम होता है, लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए आकाश का दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। और इसी के कारण से सुबह या शाम को आकाश क्या होता है तुमको, जो सूर्य जो है, सूर्य जो है सुबह या शाम को सूर्य जो है लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि नीला रंग का प्रकाश क्या हो जाता है, पूर्णतः जो है तुमको प्रकीर्णित हो जाता है। तो प्रकीर्णन की घटना को हम लोग पहले ही पढ़े हैं, तो अभी हम लोग प्रकीर्णन की घटना को एक विशेष रूप से पढ़ेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना को हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकीर्णन के कारण ध्रुवन भी होता है। जब तुमको प्रकाश का कण जो है, प्रकाश के प्रकीर्णन से ध्रुवन, प्रकीर्णन से ध्रुवन, प्रकाश एक कण जैसे कि सूर्य से अध्रुवित प्रकाश निकलती है वायुमंडल के धूल कण प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जिससे लंबवत स्थित प्रेक्षक के लिए यह प्रकाश ध्रुवित हो जाती है,
ध्रुवित हो जाती है, क्योंकि एक जो अवयव है जो कि तुमको तल में जो कि उसके अवयव, एक अवयव जो विद्युत क्षेत्र का होगा वह उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसा देखो इस चित्र में दिखाते हैं, जैसे मानते सूर्य से, यहाँ सूर्य है, तुमको ये सूर्य से जो प्रकाश निकल रहा है सब दिशा में निकलेगा, तो सूर्य से जो प्रकाश निकलेगा ये अध्रुवित प्रकाश है। तो अध्रुवित प्रकाश को दिखाने का तरीका ये होता है, एक एरो दीजिए जो इसका तल में हुआ और एक बिंदु दीजिए जो तल के लंबवत हुआ, तो ये अध्रुवित प्रकाश दिखाए। ये क्या है तुमको, अध्रुवित प्रकाश है ये। और ये अध्रुवित प्रकाश तुमको इधर आ रहा है, यहाँ पर गतिशील है ये अध्रुवित प्रकाश, यहाँ आया और यहाँ पर तुमको क्या है, यहाँ पर एक कहीं पर जो कि धूल कण होगा वो बिंदु पर, यहाँ पर से क्या होगा, प्रकाश प्रकीर्णित होगा और यहाँ जो प्रेक्षक होगा, यहाँ जो प्रेक्षक देखने वाला है, इसके लिए एक जो अवयव जो कि तुमको जो तल में जो इसके तल में जो अवयव है वह क्या हो जाएगा, इसमें गायब हो जाएगा। तो इधर जो इसके पास जो प्रकाश आएगा उसमें सिर्फ एक तुमको लंबवत अवयव ही बचेगा, तो ये तुमको ध्रुवित हो गया, ये तुमको क्या हो गया, लंबवत ध्रुवित प्रकाश हो गया। ये लंबवत ध्रुवित, लंबवत मतलब तल के लंबवत ध्रुवित प्रकाश यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, ये प्रेक्षक। तो ये तुमको क्या हो गया, ये प्रतिबिंब के कारण यहाँ जो प्रकाश का यहाँ पर क्या हो गया, ये तुमको ये आपतित अध्रुवित प्रकाश है, ये आपतित अध्रुवित प्रकाश है। और ये जो तुमको है, ये जो प्रकाश हो गया तुमको ध्रुवित है, ये प्रकीर्णित प्रकाश जो ध्रुवित है, ये प्रकीर्णन के बाद, ये प्रकीर्णन यहाँ हुआ, यहाँ प्रकीर्णन हो रहा है, ये धूल कण वगैरह से, ये धूल कण होगा जहाँ प्रकीर्णन हो रहा है। इससे जो लंबवत दिशा में ये दोनों के बीच 90 डिग्री हो, इसके एक अवयव जो विद्युत क्षेत्र है वो गायब हो जाएंगे, तो ये तुमको ये ध्रुवित हो जाएगा। और लंबवत दिशा में ये डॉट दिखा रहा है लंबवत दिशा में, और ये जो तुमको तीर दिखाता है दोनों तरफ से, यह दिखाता है तल के इस तल में, जो बोर्ड के तल में है, इसके दोनों अवयव है और ध्रुवित है, मतलब तल बोर्ड के तल में भी है और इस बोर्ड के लंबवत भी है, अर्थात ये क्या है तुमको दोनों ही दिशा में ये होगा। तो ये होगा तुमको, अब है तुमको प्रकाश जो है तुमको, एक होता तुम ध्रुवन, प्रकीर्णन के कारण ध्रुवन था, और एक होता तुमको परावर्तन के क्रम में भी ध्रुवन होता है, परावर्तन, लेकिन वह एक विशेष प्रकार से परावर्तन हो, जबकि तुमको परावर्तित, अगर किसी एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जा रहा हो और इस प्रकार से जा रहा हो, कुछ प्रकाश जो है तुमको परावर्तित भी हो रहा है, कुछ अपवर्तित भी हो रहा हो, लेकिन और परावर्तित और वर्तित प्रकाश के बीच का कोण अगर 90 डिग्री हो जाए तो वह जो परावर्तित प्रकाश है वह ध्रुवित हो जाती है। इसे हम लोग ब्रूस्टर का नियम भी कहते हैं, इसे हम लोग ब्रूस्टर का नियम भी कहते हैं। तो परावर्तन के कारण परावर्तन से ध्रुवन, परावर्तन से ध्रुवन, इसमें है ब्रूस्टर का नियम, इसमें ब्रूस्टर का नियम भी कह सकते हैं। इसमें जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अंशतः परावर्तित एवं अपवर्तित हो जाती है, परावर्तित एवं अपवर्तित हो जाती है, परावर्तित एवं अपवर्तित हो जाती है। तो जब परावर्तित और अपवर्तित दोनों होता है, यदि अध्रुवित प्रकाश इस प्रकार आपतित हो, इस प्रकार आपतित हो कि परावर्तित प्रकाश एवं अपवर्तित प्रकाश की, परावर्तित प्रकाश एवं अपवर्तित प्रकाश एक दूसरे पर लंबवत हो, एक दूसरे पर लंबवत हो, एक दूसरे पर लंबवत हो, तो
परावर्तित प्रकाश ध्रुवित हो जाती है, इसे ब्रूस्टर का नियम भी कहते हैं, इसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। और स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम अपवर्तन के लिए, उसके लिए हम लोग चाहेंगे तो अपवर्तनांक भी दोनों माध्यम का विकास हो। जैसे देखो एक चित्र पहले बना लेते हैं। एक चित्र है, ये तुमको एक माध्यम है ऊपर, एक माध्यम नीचे है। यहाँ पर एक प्रकाश आपतित हो रहा है विशेष कोण से, और तुमको ये भी जो है तुमको प्रकाश अध्रुवित है। देखो इसमें दोनों अवयव होगा, डॉट भी है, ये तुमको ये बिंदा भी, मतलब तल के लंबत भी है, तल में भी अवयव है। ये अध्रुवित प्रकाश हुआ, ये हो गया अध्रुवित प्रकाश आ रहा है। और यहाँ पर जब आया, ये आपतित हुआ इस जगह पर, ये तुमको इस जगह पर क्या हुआ, आपतित हुआ। तो यहाँ पर ये अभिलंब डाल दो, ये आपतित जहां हुआ इस पर क्या डाल दिया गया, ये अभिलंब डाल दिया। ये जो कोण हो गया, इसको हम लोग एक विशेष कोण मानते हैं आईपी। ध्रुवक के लिए जो कोण है, इसलिए इसको आईपी नाम दिया, आई जिसको आई होता है। तो यह जो प्रकाश है तुमको कुछ अपरावर्तित भी होगा, यहाँ पर ये परावर्तित हो गया, और इधर की तरफ क्या होगा, कुछ अपवर्तित भी होगा तुमको, कुछ यहाँ पर परिवर्तित इधर, और ये अध्रुवित ही रहेगा। ये अपवर्तित वाला प्रकाश क्या रहेगा, ये अध्रुवित रहेगा, इस माध्यम में चला गया। और लेकिन ये जो तुमको जो परावर्तित हो गया, ये लंबत, तल के लंबत ये ध्रुवित हो गया। ये देखो ध्रुवित प्रकाश, तो तल के लंबत ये अध्रुवित है, ये अपवर्तित जो प्रकाश है ये भी अध्रुवित होगा। तो यहाँ पर लेकिन शर्त यह है, ये ध्रुवित तभी होगा ये वाला जब दोनों के बीच का कोण क्या हो, ये दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो। परावर्तित और अपवर्तित के बीच का कोण जब हो जाए 90 डिग्री, तब ये ध्रुवित हो जाएगा। अब अगर इसका आवर्तनांक, अगर इसको μ1 कहें, इसका माध्यम का आवर्तनांक, इसका आवर्तनांक μ2 कहें, दो माध्यम है यहाँ पर। और तो इसमें जैसे आईपी है, तो इधर जो कोण होगा, आपतन का कोण और परावर्तन का कोण तो बराबर होता है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आईपी ही नाम ले सकते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो, और तो इसके दोनों के बीच, आवर्तनांक के बीच दोनों संबंध में स्थापित कर सकते हैं। यानी इस चित्र में देखो, ये दोनों, ये तो 180 डिग्री है, और ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, ये तुमको आरपी कह सकते हैं, इसको तुमको ये अपवर्तन का कोण है, अपवर्तन कोण। तो साइन आई बटे साइन आर हम लोग कहते हैं, इसको आरपी कर दो, जो भी तुम्हारा होगा। तो साइन आई पी, देखो यहाँ पर आईपी जो 90 डिग्री और आरपी बराबर 180 डिग्री है। इस चित्र में देखें तो आईपी जो परावर्तन का कोण है, जो कि आईपी के आपतन कोण के बराबर होगा, जो 90 डिग्री, जो आरपी बराबर 180 डिग्री। तो आरपी बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस आईपी, ऐसा लिख सकते हैं लोग। अब हम लोग का होता है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम जो कि स्नेल का नियम जो कि अपवर्तन के लिए है, उसको लागू करते हैं। साइन आई बटे साइन आरपी बराबर μ2 बटे μ1। तो साइन आरपी का मान कितना हो गया, साइन आरपी को हम लोग साइन आईपी बटे साइन आरपी को क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस आईपी बराबर क्या होगा, μ2 बटे μ1। तो साइन आईपी बटे साइन आरपी, इधर आप नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, साइन आईपी यहीं पर लिखो, साइन आईपी बटे कॉस आईपी बराबर μ2 बटे μ1। तो 10 आईपी बराबर μ2 बटे μ1। तो आईपी बराबर 10 इनवर्स μ2 बटे μ1। ये तुमको हो गया आपतन कोण, ये तुमको ध्रुवन के लिए जो आपतन का कोण होगा उसका मान हो गया। ध्रुवन के लिए आपतन कोण का ये मान हो गया, इतना कोण से आएगा तो ये प्रकाश ध्रुवित हो जाएगा। तो ये तुमको था ब्रूस्टर का नियम, इसके बीच में संबंध भी स्थापित हो गया। और एक तुमको उदाहरण दिया हुआ है 10.9 एनसीईआरटी का, इसमें समझ में आ गया चित्र में कि करें आईपी और आरपी को क्या कर दिया, आईपी और आरपी में संबंध स्थापित कर दिए। और आईपी जो तुम्हारा हो गया आपतन कोण जो है तुमको, और दोनों के बीच तुमको 90 डिग्री था, 90 डिग्री जोड़ आईपी जोड़ आरपी कितना हो गया तुमको, दोनों के बीच 180 डिग्री सरलरेखा का कोण हो गया जो अभिलंब था। और उससे आरपी और आईपी निकाल के फिर स्नेल का नियम लगा करके उसको निकाल दीजिए। एक तुमको दिया हुआ है जो कि एनसीईआरटी का लास्ट उदाहरण है इस चित्र का, दैट इज 10.9। उसमें दिया हुआ है कि एक हवा से क्या रहा प्रकाश जो तुमको कांच में जा रहा है, हवा से कांच में जा रहा है, तो उसके लिए किस कोण से प्रकाश आपतित हो, कि हवा से कांच में जा रहा हो, और तो किस कोण से प्रकाश आपतित हो कि वह जो परावर्तित प्रकाश है वो ध्रुवित हो जाए। तो परावर्तित प्रकाश ध्रुवित हो जाए तो उसके लिए हम लोगों ने जो अभी जो फॉर्मूला लगाया है उसी का पालन कर लेते हैं हम लोग, बस क्वेश्चन भी बन जाएगा हमारा।
एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कांच से प्रकाश कहाँ जा रहा है। कांच से प्रकाश जो है तुमको प्रकाश हवा से कांच में जा रहा है, हवा से कांच में आपतित हो रहा है। बात कर रहे हैं एनसीईआरटी उदाहरण 10.9 की बात कर रहे हैं। ये तुम्हारा अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। और तुमको इसलिए दिया हुआ है कि कांच में जा रहा है, कांच है यहां से, जैसे कि यहां पर यहाँ हवा है और इधर का माध्यम कांच है, इधर हवा है इधर कांच है। तो किस मान इसका म्यू बराबर है 1.5 लेते हैं। तो ये किस तरह से आपतित हो, ये जो अभी बता रहे थे, ये अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, ये अध्रुवित प्रकाश है कि ये परावर्तित वाला जो प्रकाश है ध्रुवित हो जाए, परावर्तित प्रकाश जो है ध्रुवित हो जाए। तो अभी फिर से इसको इसी काम को फिर से बना ही लेते हैं, देखो एक बार और रिपीट हो जाएगा। ये अध्रुवित ही रहता है अपवर्तित वाला। ये इसके लिए एक शर्त है कि 90 डिग्री कोण होना चाहिए। और ये मान लेते हैं कोण को आईपी मान लो, इसको फिर क्या होगा, ये परावर्तन कोण आपतन कोण बराबर होता है आईपी जोड़ 90 डिग्री जोड़ आरपी। ये तुम्हारा कौन हो गया, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण हो गया ये आरपी। तो क्या हो गया हमको आईपी जोड़ 90 डिग्री जोड़ आरपी बराबर 180 डिग्री। तो आरपी बराबर क्या होगा 90 डिग्री माइनस आईपी, ये हो गया तुमको। शेर का नियम लगाएंगे तो साइन आईपी बटे साइन आरपी बराबर म्यू2 बटे म्यू1। तो म्यू2 का मतलब हो गया 1.म्यू2 मतलब 1.5 है कांच का बटे 1 हो गया हवा का। तो साइन आईपी बटे साइन 90 डिग्री माइनस आईपी बराबर क्या हो गया म्यू हो गया तुम्हारा 1.5 हो गया। तो 10 आईपी बराबर 1.5। तो आईपी बराबर क्या होगा 10 इनवर्स 1.5। तो कितना डिग्री का वैल्यू होगा, लगभग 107.327 डिग्री होगा, ये 57 डिग्री के आसपास हुआ। तो अगर 57 डिग्री से कांच पे अगर आपतित होता है हवा से कांच में, तो ये जो प्रकाश की तरंग, जो परावर्तित तरंग है वो ध्रुवित हो जाएगी। तो तुम्हारा ये जो चैप्टर है किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, इसी के साथ समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले चैप्टर में जो है तुमको जिसमें कि है तुमको प्रकाश के दोनों व्यवहार, द्वैत व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि कण का व्यवहार और तरंग का व्यवहार दोनों करता है, जिसका हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में जो कि तुम्हारा होगा, तो प्रकाश का तुम्हारा जो था, ये दोनों चैप्टर जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, ये समाप्त हो गया तुम्हारा अगले लेक्चर। और तुमको जो भी क्वेश्चन बनाना हो, एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाओगे या किसी भी टॉपिक पर तुमको पूछना हो, तुमको मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसलिए तुम राइट लैब के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी, पर्सनल जो भी तुम्हें परेशानी हो रही पढ़ाई में, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो या नोट्स लेना हो तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, उसके लिए संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।